नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पूरी ऊर्जा के साथ हैं। देखिए, एग्ज़ाम अभी बहुत सारे आने बाकी हैं। कई एग्ज़ाम्स लगे भी हैं, जैसे लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया, यूपीएसआई है, आरओ है, चाहे यूपीपीसीएस का आरओ हो, चाहे जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। सब में जीएस एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगी। और जीएस में एक खासियत होती है, यदि आपको तैयार है, आपने समझ के पढ़ा है, तो वहाँ आप बहुत कम समय लगाएंगे। सेकंड में ही आप क्वेश्चन कर आगे बढ़ जाएंगे, मैथ रीजनिंग जैसे पोर्शन पे टाइम दे सकेंगे। तो एक बार किसी भी टॉपिक को ढंग से पढ़िए। ये नहीं कि लेखपाल के लिए स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए स्पेशल, क्या स्पेशल, टॉपिक तो वही सब हैं। और उसमें कौन सा जो है एग्जामिनर सेलेक्ट करता है, वो देखता है कि लेखपाल का ये क्वेश्चन है, ये एसआई में क्वेश्चन है, ये वो देखता है। जो अच्छे क्वेश्चन टॉपिक के लगते हैं उसको रख देता है। तो आप किसी भी टॉपिक को ढंग से पढ़िए। जैसे हमने अभी न्यायपालिका हम पढ़ाएं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को विधिवत खत्म किए, मतलब सभी आयाम पे चर्चा किए हैं। अब उसका एक टॉपिक बचता है जिला न्यायालय और साथ में न्यायाधिकरण व अन्य कोर्ट। इसको यदि हम भली प्रकार समाप्त कर लेंगे तो हमारा न्यायपालिका विधिवत समाप्त हो जाएगा। इससे कहीं भी किसी भी एग्जाम में प्रश्न आए, बाहर जा ही नहीं सकता है। हम चैलेंज करते हैं, दिखवा देंगे जो क्वेश्चन आएगा, इससे वो मिलेगा, इसमें दिखाएंगे कैसे न्यायपालिका में कहाँ पर हमने पढ़ाया ये। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम कंटेंट को लाते हैं तो बहुत कुछ मतलब उस पर विचार कर बहुत अच्छी अच्छी जगह से जो है जितना भी अच्छा मिलता है, अपने नोट्स हैं जो भी है, और लक्ष्मीकांत बुक है, ऐसे कई रेफरेंस बुक का सहारा लेते हैं, तब उससे निकालते हैं। और वो क्वेश्चन जो होता है वो हर लेवल का होता है। यदि ग्रुप डी से एग्ज़ाम लगा के ग्रुप बी और ए तक पहुंच जाएंगे, सिविल एग्ज़ाम्स आईएएस तक में पहुंच जाएंगे, उस लेवल तक क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ग्रुप डी से भी चलते हैं, मतलब जो है वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन भी निकलते चलेंगे, मतलब ए टू जेड। आप यदि न्यायपालिका को 3 से 4 घंटे लगाते हैं तो हमेशा के लिए ऐसे तरीके से तैयार कर लीजिए कि कभी किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज ना होइए। और यदि आप नहीं प्रतियोगी छात्र हैं, फिर भी आपको नॉलेज होगा कि आप भारत की जो न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका, जो कि किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए एक विशेषता होती है, उसके बारे में जानें। आप अपने अधिकार हैं, कैसे क्या सिस्टम है संविधान का, और उसमें जो कैसे न्यायपालिका की शक्तियों का वर्णन किया गया, सब जानेंगे आप, तो अपनी पर्सनालिटी भी ग्रो कर सकेंगे। तो अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला न्यायालय जो होता है उसका रियल नाम जो क्या होता है, जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायालय उसका नाम होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम कहते हैं, तो उसमें जब लिखा होता है कहीं बोर्ड पे तो मेन क्या लिखा होता है, जिला एवं सत्र न्यायालय। फिल्मों में भी देखते हैं तो एकदम ऐसे, जब कहीं जिला न्यायालय की लड़ाई झगड़े की बात होती है तो ऐसे ही उसकी बोर्डिंग लगी होती है, जिला एवं सत्र न्यायालय। तो जिला एवं सत्र न्यायालय के 2 डिवीज़न होते हैं, एक सिविल कोर्ट, देखो सिविल कोर्ट लिखा है, दूसरा क्या होता है जो है सेशन कोर्ट। जो सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट में क्या रहता है, दीवानी मामले आते हैं। दीवानी मामले समझ सकते हैं, संपत्ति से जुड़े मामले, और कुछ ऐसे मामले जैसे किसी व्यक्ति ने किसी के अधिकार को हनन किया है, तो पीड़ित जो व्यक्ति है वो अपना मुकदमा यहाँ पर दायर कर सकता है, इसके तहत ला सकता है। और लेकिन जो सेशन कोर्ट होता है वो सभी मामले देखता है। सभी मामले का मतलब सभी मामले, जैसे ये जो है मृत्युदंड तक की भी सज़ा सेशन कोर्ट दे सकता है। तो इस प्रकार देखा। अब सिविल कोर्ट में सिविल जज बनता है। सिविल जज सबसे मेन होता है, चीफ होता है सिविल कोर्ट का। फिर सिविल कोर्ट में जो चीफ सिविल जज के नीचे जो जज होता है उसे क्या कहते हैं, ACJ, मतलब एडिशनल सिविल जज हो जाता है। फिर जो है उसके नीचे जो अधीनस्थ जज होते हैं। फिर यहाँ पर चलते हैं दूसरी ब्रांच में, सेशन कोर्ट में जो चीफ होता है, चीफ जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट होता है। फिर इसके नीचे कौन सी पोस्ट होती है, ACJM, मतलब एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और इसके अधीनस्थ जो न्यायाधीश होते हैं। फिर देखते हैं हम, अब ये हमने पूरा देख लिया, ये ग्राफ देखा, समझते हैं कि इसकी 2 ब्रांचेस बना दी। इसका जो मुख्य है ये हैं, फिर इससे नीचे ये हैं, फिर इससे अधीनस्थ ये हैं, देखिएगा न्याय व्यवस्था में। अब चलते हैं इधर से, फिर से होते हैं जो जिला एवं सत्र न्यायालय होता है, इसका मुख्य न्यायाधीश कौन होता है, मतलब जो जिला का कह सकते हो, जिला न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है, वो होता है DJ, डिस्ट्रिक्ट जज। वो डिस्ट्रिक्ट जज कभी कभी ये कहा जाता है जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये कहा जा सकता है कि DJ भी शॉर्टकट में कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। अब डिस्ट्रिक्ट जज, और ये देखिए सबसे टॉप जो है मुख्य ये है, सबसे नीचे कौन, ये अधीनस्थ न्यायाधीश। जो अधीनस्थ न्यायाधीश को डिस्ट्रिक्ट जज तक सफ़र तय करना होगा तो बीच में एक पड़ाव पड़ रहा है ADJ, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज से एक जज नीचे होते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के बाद ही जो है कोई भी जो न्यायाधीश जो है क्या बन सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। ध्यान से देखिएगा। तो अब जो है अधीनस्थ न्यायाधीश कहाँ से आते हैं,
अधीनस्थ न्यायाधीश जो पार्ट संविधान के पार्ट 14 में दिया गया है, राज्य संघ लोक सेवा आयोग का गठन दिया गया है, उसी में ये भी चर्चा की गई राज्यों में भी लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। तो प्रत्येक राज्य में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। तो जैसे उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन है। तो यूपीपीएससी जे एग्ज़ाम होता है जो मतलब न्यायाधीश की भर्ती कराता है। तो ये जो है यूपीपीएससी, मान लीजिए हर अपना स्टेट जो क्या कराता है, अपने एग्ज़ाम कराता है जे, मतलब जज वाले, जज सर्विसेज के। तो सब जो है हर राज्य में ऐसे ही अधीनस्थ न्यायाधीश होते हैं, ऐसे मानते हैं। यूपी में यूपीपीएससी, एस का मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूपी है अपना तो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। तो वो कराया। जो व्यक्ति ग्रेजुएशन होना चाहिए, एलएलबी किया होना चाहिए, एडवोकेट का अनुभव होना चाहिए, वो व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकता है। किसमें? न्यायाधीश में। न्यायाधीश की परीक्षा हुई तो वह सबऑर्डिनेट जज बन गया, जाके इस ब्रांच में जाएगा या इस ब्रांच में जाएगा। अब जो है प्रमोशन की पॉलिसी जो चलेगी तो वो एडीजे बनने में कितने वर्ष लगा देगा? 20 वर्ष लगाएगा। अब इससे 3 वर्ष लग जाएंगे किसको? एडीजे से यहाँ तक बनने में। समझिएगा, ये प्रोसेस होगा। एक जो है जनरल तरीका है पहुँचने का। लेकिन हाई कोर्ट जो है, जो क्या होता है, हायर जुडिशियल सर्विस कराता है। हाई कोर्ट जो क्या होता है, हायर जुडिशियल सर्विसेज कराता है। एग्जाम्स होते हैं ये डायरेक्ट। तो उसमें क्या, कोई भी वकील जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 7 साल वकालत कर चुका हो, वो डायरेक्ट जो है इसको एग्ज़ाम्स को क्रैक करके क्या एडीजे बन सकता है। और एडीजे से 3 साल में वो डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता। लगभग देखा जाए तो इसको भी जो है समय लग रहा है, मतलब डायरेक्ट इस 7 साल का यहाँ भी ज़्यादा अनुभव जुड़ा है और 3 साल ये, लेकिन एडीजे बन गया। एडीजे से डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता। तो हमने पूरी संरचना को पढ़ा। सिविल कोर्ट और इधर जो दूसरा कौन सा कोर्ट था, सेशन कोर्ट। सिविल कोर्ट में जो है सिविल जज, फिर एडिशनल सिविल जज, फिर जो है अधीनस्थ जज होते हैं, वो सिविल सर्विस से आते हैं, जो स्टेट पब्लिक सर्विस होती हैं। अब फिर जो आता है जो सेशन कोर्ट में जो है चीफ जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट होता है, इसके नीचे एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर इसके नीचे अन्य न्यायाधीश, और फिर जो है पूरा जो न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसके जो अधीनस्थ होता है एडीजे होता है। डीजे तक बनने में 3 साल लगा देता है। और एडीजे की डायरेक्ट जो प्रक्रिया होती है वो हाई कोर्ट सर्विस कमीशन द्वारा किया जाता है। हाई कोर्ट मतलब जो हायर जुडिशियल सर्विस कराता है, उसके तहत 7 साल उसमें अनुभव होना चाहिए वकालत का, और वो बन सकता है। और या फिर ऐसे प्रोसेस होगा, मतलब ऐसे जाएगा, ये ऐसे चेन से जा रहा है। ये देखिए 2 चेन है, ये ऐसे 20 वर्ष लगाएगा पहुंचने में, ये ऐसे 20 वर्ष लगाएगा। हमने पूरा क्लब कर दिया, ठीक। अब हम एक और बात कर लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फिर बता रहे हैं, भारत के जो है उच्चतम न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। जिला का मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। लेकिन किसकी सलाह पर करता है? यह जो करता है हाई कोर्ट की सलाह पे करता है। जो जिला न्यायालय का जैसे डिस्ट्रिक्ट जज जो बन रहा है, ये तो एक एक्सपीरियंस के तहत बनता है, लेकिन जो इसकी नियुक्ति जो कर रहे हैं ये कौन करता है? गवर्नर करता है। किसकी सलाह होनी चाहिए? उस राज्य का हाई कोर्ट की सलाह होनी चाहिए। अच्छा, जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वो कौन करता है? अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति, जैसे जिला कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? जैसे ये न्यायाधीश भी हैं, एग्ज़ाम तो ये कराता है, लेकिन जो जब एग्ज़ाम क्रैक करके जाते हैं तो नियुक्ति कौन करता है? इनकी भी राज्यपाल करता है। लेकिन सिफारिश किसकी लगी होती है? समझो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब यूपीपीसीएस की सिफारिश लगेगी तभी इन न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा, गवर्नर करेगा, सॉरी। और जो कहने का मतलब ये समझिएगा, सिफारिश का मतलब कोई जुगाड़ नहीं है वहाँ। सिफारिश का मतलब एग्ज़ाम क्रैक करके जाओ, वही सिफारिश बन गई, तब गवर्नर नियुक्त करता है। मतलब एग्ज़ाम कराए तो उनकी नज़र में, आयोग की नज़र में ये लोग ठीक हैं, फॉर्म वॉर्म सब भराया, इनका रिकॉर्ड होता है, तभी तो नियुक्ति पाए, तो सिफारिश हो गई। तो ये जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 233 डिस्ट्रिक्ट डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति कौन कर रहा है? गवर्नर। आरबीआई गवर्नर मत समझना, राज्य का गवर्नर है जिस राज्य में होगा, ठीक। गवर्नर किसकी सलाह पर? एडवाइस ऑफ हाई कोर्ट। और जो है अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है यहाँ पे लिख दे रहे हैं,
अन्य न्यायाधीश आर्टिकल जो है किसमें 234 में। अन्य जजेस की नियुक्ति कौन करता है? कि नियुक्ति कौन कर रहा है? गवर्नर करते हैं, गवर्नर ही कर रहे हैं। किसकी सलाह पर? जो है SPSC मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह पर। समझ गए? तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जो न्यायाधिकरण क्या होता है? न्यायाधिकरण देखिए जो है ये राज्य के भी अधीन हो सकता है, केंद्र सरकार के भी अधीन हो सकता है। ये विवादों को सुलझाता है। जैसे राज्यों के बीच विवाद है उसको सुलझाएगा, राज्य के बीच जो है कर्मचारी हैं, किसी गवर्नमेंट बॉडी के जो कर्मचारी उनके बीच विवाद है, इन तरीकों को सुलझाता है। गवर्नमेंट एजेंसीज़ के विवाद हैं तो उनको भी सुलझाता है। तो न्यायाधिकरण हो गया। न्यायाधिकरण की बात जो है कब आया था न्यायाधिकरण? जो 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये CA का मतलब संविधान संशोधन लिखा 1976 में हुआ। तो पार्ट 14 तो पहले से ही था जिसमें हमने बताया है लोक सेवा आयोग की बात की गई है। तो उसी में पार्ट 14A जोड़ दिया गया, ए पार्ट जोड़ दिया गया तो 14A बन गया। इसमें 2 किए गए हैं, आर्टिकल 323A, आर्टिकल 323B। आर्टिकल 323A में क्या रहता है? जो ए है इसमें प्राधिकरण की बात, जो है न्यायाधिकरण 2 प्रकार के बताए गए हैं। मतलब एक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मतलब जो है 323A में क्या बताया गया है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण बताया गया है। लेकिन इनकी 2 डिवीज़न हो गई हैं प्रशासनिक न्यायाधिकरण की। एक होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मतलब केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, दूसरा होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक, जो है 2 ट्रिब्यूनल होते हैं। किसमें? 323A 323B। सब कुछ आप भूल जाइए, ये जान लीजिए कहीं भी 323A 323B का मिलान करना आ जाए तो किससे लगाओगे? न्यायाधिकरण से लगाओगे। जो अधिकरण भी दिया हो न्यायाधिकरण की जगह सब तो उसको लगा देना। न्यायाधिकरण अधिकरण कभी कभी आयोग गलती कर देता है, वैसे न्यायाधिकरण शुद्ध शब्द है। ये ट्रिब्यूनल लिखा हो तो भी ये लगा सकते हो, लेकिन प्राधिकरण अलग चीज़ हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं। अब जो है ये हो गया। अब जो है केंद्रीय न्यायाधिकरण, जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण में 2 शाखाएं हो गई। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जो नियुक्त या गठन होता है, इसका नियुक्त या गठन होता है वो प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के द्वारा किया गया। अब इसमें जो है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में कौन होंगे? केंद्रीय कर्मचारी होंगे। तो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं। अब इसमें भी एक अध्यक्ष होता है, 16 उपाध्यक्ष हैं और जो है 49 सदस्य होते हैं। इनकी सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति कर रहा है। और किसकी सलाह पर? CGI की सलाह पर, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर। इस्तीफा इच्छा ये किसे दे सकते हैं? ये लोग इस्तीफा, ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसे दे सकते हैं? ये दे सकते हैं राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं। और इनका कार्यकाल क्या रहता है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष का तो 5 वर्ष रहता है और अधिकतम कितना जो है 65 वर्ष हो सकते हैं। लेकिन जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष तो रहता है, लेकिन उनकी अधिकतम आयु यदि 62 वर्ष पूरी हो गई हो तो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो हो, अब ये हटाया कैसे जा सकता है? हटाया राष्ट्रपति द्वारा सकता है। ये नहीं राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर इनको हटा दिया गया, ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर हटाया जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मुख्यालय तो हेडक्वार्टर जितने भी न्यायाधिकरण हैं सबके लगभग नई दिल्ली में ही हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, इसे जनरल क्वेश्चन, मतलब समीक्षा अधिकारी जो अभी हाल ही में इससे पहले भी हुआ था दिसंबर साइड में, समीक्षा अधिकारी लोक सेवा का, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आया था जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई? 2009, 2008, 2010 से डायरेक्ट क्वेश्चन था, 1 लाइनर। तो ऐसे कभी कभी पूछ लेते हैं। जो राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, जो हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई, गठन कब हुआ? 2010 में। और ये ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, यदि पूछा जाए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो वही जो है हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 जिसमें बना जिस सन में, उसी अधिनियम के तहत उसकी स्थापना भी हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं विषय। जब ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ग्रीन हरा भरा मतलब पर्यावरण संबंधित मामला इसमें देखा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं अध्यक्ष कौन बनता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं जज, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी रिटायर्ड जज बन सकते हैं। और जो उपाध्यक्ष होता है वो क्या होता है? हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है। और जो मुख्यालय बताया सबके नई दिल्ली ही हैं। अब परिवार न्यायालय देखिए, परिवार न्यायालय क्यों गठित किया गया? इसका मतलब ये था कि जो परिवार में शादी विवाह से संबंधित जो भी विवाद हों, जो भी मामले हों, उनको जल्द से जल्द निपटारा जा सके, तो इसलिए परिवार न्यायालय का गठन किया गया। अब परिवार न्यायालय का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? 1984 अधिनियम के तहत।
अब अच्छा, ये किन शहरों में इसकी स्थापना की गई है? जिन शहरों में 20 लाख से ऊपर आबादी है उन शहरों में स्थापना हुई है। बताया वही, देखिए परिवार विवाद का मतलब देखिए तलाक है, ठीक, विवाह से संबंधित जिसे पत्नी गुजारा भत्ता एलिमनी कहते हैं, विवाह विच्छेदन हो जाता है, डाइवोर्स तो पत्नी को दिया जाता है, एलिमनी मिलता है, पत्नी गुजारा भत्ता। विवाह शून्य करना, विवाह समाप्त करना, यदि लड़का जो है गलत दिशा में जा रहा है या लड़की शादी के बाद गलत दिशा में जा रही है तो एक अपराध माना गया है। इसके लिए आईपीसी की धारा 497 बनी है। यदि पुरुष और पत्नी वैवाहिक हैं और यदि पत्नी दूसरे से संबंध चलाती है या पुरुष दूसरे से संबंध रखता है तो एक दूसरे पे केस कर सकते हैं आईपीसी की 497 धारा के तहत। हालांकि इसमें करेक्शन हो रहा है, शायद महिलाओं को इसमें छूट दी जा रही है, ठीक है। और फिर आगे इसमें जो है विविध अलगाव, तो विविध अलगाव की बात आती है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। फैमिली कोड सीधा मतलब यही है कि इसमें जो है इसकी स्थापना किसके तहत हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1984 में 1984 में परिवार न्यायालय अधिनियम के तहत हुई। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है। परिवार न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम में हुई? 1984। ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010। और जो इधर जो होती है इनकी स्थापना 1985 न्यायाधिकरण, ठीक। और जो न्यायाधिकरण जो पहला आया संविधान संशोधन करके वो 1976 में। अब इसके बाद उपभोक्ता कोर्ट। उपभोक्ता कोर्ट में क्या है? ये दुकानदार है, कुछ गलत बेच रहा है, कुछ उसको गलत दे रहा है सामान में और वो अपनी बात रखता है तो उसकी नहीं सुनवाई होती है, कोई दुकानदार एक्शन नहीं लिया जाता है, सुधार नहीं किया जाता है, तो वो जा सकता है उपभोक्ता कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट होता है। तो इसमें भी 3 डिवीज़न बांटी गई हैं, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक स्टेट है और एक क्या है जो है नेशनल लेवल पे है। और जो इसमें न्यायाधीश जो रिटायर्ड होते हैं वो हर जगह जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं उसको चलाते हैं। इसके जो मुख्य होंगे रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे, इसके भी मुख्य रिटायर्ड न्यायाधीश, इसके भी मुख्य रिटायर्ड न्यायाधीश। इस पर भी संशोधन हुआ है, उसको अलग से टॉपिक में करंट में इसको करेंगे। ये अभी इसको संशोधन, इसके बहुत ढांचे को, कई सारी चीज़ों को इसमें बदला गया है, तो हालांकि नया स्वरूप ही है। फिर इसमें देखते हैं जो इसमें कई सारी शर्तें हैं, नियम हैं, बहुत सारे हैं, उसको किसी दिन एक्स्ट्रा एक लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। अब उपभोक्ता इसमें बस इतना जान लेते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जो होता है कंज्यूमर कोड वो किस 20 लाख आबादी तक बनता है, 20 लाख से 1 करोड़ आबादी तक स्टेट कंज्यूमर कोड और 1 करोड़ से ऊपर की आबादी के लिए नेशनल कंज्यूमर कोड। और जो है इसकी भी ये देख लेते हैं, 1986 में पहला अधिनियम आया था, इसी के तहत बना था ये। अब संशोधन हो चुका है। अब ग्राम पंचायत न्यायालय या ग्राम न्यायालय, ग्राम पंचायत सब हटा दो, ग्राम न्यायालय लिख दो, ग्राम न्यायालय। ये 2019 की लगभग बात है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, इसे हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, असम है, पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना, इन राज्यों ने, 1-2 और राज्य हैं ऐसे ही, ठीक है। तो इन राज्यों ने क्या किया, जो है जो अपने वहाँ ग्राम न्यायालय की स्थापना नहीं की थी, तो फटकार लगाई कि जल्द से जल्द ग्राम न्यायालय की स्थापना करें, वरना, और अभी तक नहीं की है उस पर जुर्माना और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और फटकार भी लगाई, मतलब 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा कि अभी आप लोग सो क्यों रहे हैं। स्टेट को कहा कि ग्राम न्यायालय की आपके वहाँ स्थापना नहीं हुई है। तो अब अच्छा, ग्राम न्यायालय से प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, जो ग्राम न्यायालय से सिविल में पूछे गए, छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ग्राम न्यायालय का एक प्रश्न रहता है, ग्राम न्यायालय में क्या केवल दीवानी मामले देखे जाते हैं? नहीं, ग्राम न्यायालय में आपराधिक मामले भी देखे जाते हैं, दीवानी एवं आपराधिक दोनों। आपराधिक मामले में 2 वर्ष से अधिक की सज़ा वाले मामले नहीं देखे जाएंगे, 2 वर्ष तक की। और ये क्यों ग्राम न्यायालय बना? क्योंकि ग्राम न्यायालय का मतलब था स्थानीय स्तर पर ही कोई विवाद है उसको सुलझाया जा सके और कम समय लगे और लोगों का रुपया भी कम खर्च हो। वो ज़िले में आएंगे, रुपये लगाएंगे, और यहाँ ऑलरेडी इतने सारे केसेस हैं, उनको काफ़ी समय लगेगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और एक्स्ट्रा बोझ बढ़ेगा जिला न्यायालय पे। तो इसको ग्राम न्यायालय, मतलब ग्राम स्तर पर ही इसको सुलझाया जा सके, विवादों को निपटारा किया जा सके, तो इसलिए ग्राम न्यायालय की स्थापना ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत की गई थी। लेकिन इसका गठन कब होता है? 2009 में। ग्राम न्यायालय की स्थापना 2009 में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत की गई थी। इसमें 2 बातें रखी गई हैं, एक आपराधिक मामले की भी देख सकता है, एक ये जो है दीवानी मामले को भी देख सकता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो और इसका जो प्रथम श्रेणी का जो होता है, इसका जो देखता है ग्राम न्यायालय का, उसमें प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होना चाहिए। और कौन नियुक्त करता है? हाई कोर्ट नियुक्त करता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करती है हाई कोर्ट की सलाह पर। फर्स्ट जो है कैटेगरी का क्या होना चाहिए? मजिस्ट्रेट होना चाहिए। फिर दूसरी बात प्रथम श्रेणी का, दूसरी बात है
इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। किसकी सलाह पर? हाई कोर्ट की सलाह पर, क्योंकि जहाँ भी न्यायालय का मामला आएगा सरकार स्वतंत्र वहाँ नहीं है, हाई कोर्ट स्वतंत्र है या न्यायालय स्वतंत्र, न्यायालय की सलाह मतलब लेनी है। फिर देखते हैं मोबाइल कोर्ट। इसके जो जनक हैं फादर ऑफ एपीजे, जो इसके जो फादर हैं या फादर ऑफ मोबाइल कोर्ट एपीजे अब्दुल कलाम हैं। मतलब मोबाइल कोर्ट के जनक, जो चलायमान कोर्ट है इसके जनक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। इसे मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये काफ़ी जानते होंगे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। भारत को नई दिशा और दशा देने में इनका काफ़ी योगदान रहा है। अब देखते हैं गठन जो है मोबाइल कोर्ट का, कभी कभी आता है गठन 2007 में किया गया, और जो है इसको 2007 में कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, मतलब मोबाइल कोर्ट चली, ये मेवात जो हरियाणा में पड़ता है। ठीक, ये क्या है? एक सिविल कोर्ट में के रूप में है, लेकिन ये देखता दोनों मामलों को है। क्रिमिनल जो है सिविल को भी देखता है और क्रिमिनल को भी देखता है। हमने बताया था सिविल में, सिविल जज से नीचे कौन होता है रैंक में? जो होता है एडिशनल सिविल जज। तो एडिशनल सिविल जज जो है कौन सा मामला देखेगा? सिविल देखेगा। क्रिमिनल वाला कौन सा देखेगा? हमने बताया था सिविल जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है क्रिमिनल मामलों को देखता है, जो मोबाइल कोर्ट में मामले आते हैं। तो क्वेश्चन ये हो सकता है मोबाइल कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? गठन जो है अधिनियम नहीं, 2007 में किया गया था। क्योंकि अधिनियम नहीं, ये विचार था, उन्हीं के विचार के आधार पर की गई एपीजे अब्दुल कलाम के, और जो है दोनों मामलों को देखता है। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं। लोक अदालत, देखिए ये ग्राम न्यायालय, ग्राम स्तर पे थी ग्राम न्यायालय, और ये लगभग एक खंड स्तर पे पहुंच जाती है। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था होती है, तो सबसे पहले ग्राम, फिर खंड, फिर क्या होता है? जिला। फिर देखते हैं लोक अदालत। लोक अदालत में लोक का मतलब ही लोगों की अदालत, लोक अदालत लोगों की अदालत। अब ये क्या है? इसकी जो स्थापना होती है विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत होती है। अब लोक अदालत, जो पहली लोक अदालत बनी थी, हम लिख देते हैं फर्स्ट जो है गुजरात, पहली लोक अदालत 1982 में गुजरात में स्थापित हुई थी। तो लोक अदालत का काम क्या है? लोगों की अदालत। लोक अदालत भी क्या है? क्रिमिनल मामले और जो है दीवानी मामले दोनों देख सकती है, लेकिन क्रिमिनल मामले, अच्छा लोक अदालत में मेन कार्य क्या है? लोक अदालत उन मामलों को देखती है जहां समाधान हो सके। मेन इसका उद्देश्य यही है कि समाधान, मतलब एक समझौते के आधार पर विवाद को सुलझाया जा सके। मतलब समाधान का मतलब इसका उद्देश्य यही रहता है कि समझौता, दो पक्षों में आपसी समझौता कराकर मामले को सुलझा दें, ये रहता है। और इसके द्वारा इसकी एक बहुत बड़ी खासियत होती है, लोक अदालत ने जो डिसीजन दे दिया, इसके लिए आप किसी भी न्यायालय में अपील दायर नहीं कर सकते, इसके खिलाफ न इसके खिलाफ सुनवाई होगी। जो इसका निर्णय होगा अंतिम होगा। ये बहुत बड़ी विशेषता, प्रश्न आता है। देखिए हाई कोर्ट में यदि निर्णय विरुद्ध जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, लेकिन लोक अदालत में जाता है निर्णय आपके विरुद्ध, या लोक अदालत का जो भी निर्णय होगा वो हाई कोर्ट भी उसको स्वीकार करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट, मतलब उसकी सुनवाई दोनों जगह फिर नहीं हो सकती है। तो इसका फैसला अंतिम होता है, ये सबसे बड़ी खासियत होती है। दूसरी बात, ये समझौता कराती है दो पक्षों का, खासकर उनमें विवाद समझौता हो जाए। और ये जो है ऐसे मामलों को नहीं उठाती है, ऐसे आपराधिक मामलों को नहीं उठाएगी जिनका समझौता ही नहीं हो सकता हो, ये भी बात है। ठीक, और दूसरी बात है दीवानी मामले में 1 करोड़ से रुपए के अधिक के मामले को भी यह नहीं टच करती है। यदि 1 करोड़ से अधिक का मामला बवाल या कोई विवाद है उस पर, तो ये नहीं उस मैटर को देखेगी। तो हमने देख लिया। अभी एक प्रश्न आया था एक करंट में ऐसे टाइप का एग्ज़ाम्स में, और आ भी जाने की संभावनाएँ रहती हैं कभी कभार, यदि लोक अदालत पढ़ रहे हैं तो ई लोक अदालत सबसे पहले भारत में कहाँ चली या कहाँ गठित की गई? तो ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में रही। ई लोक अदालत, ई लोक अदालत, ई लोक अदालत, लोक अदालत, पहली ई लोक अदालत छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक, तो ये हो गया। अब हमने चर्चा कर ली। ठीक, थोड़ा सा हम एक टॉपिक जो है ये बता दिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर जो है अब हम एक और टॉपिक देख रहे हैं, इसमें ही जो है लोकायुक्त। हम इसको कहीं से थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं, थोड़ा सा एक टॉपिक है। देखिए कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है लोकपाल और लोकायुक्त,
लोकायुक्त ये संस्था है, ठीक है। तो ये वैधानिक संस्था है। लोकपाल का क्या काम होता है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, प्रशासनिक अफसर होते हैं, यदि लोग उनके खिलाफ शिकायत दायर करते हैं कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उस भ्रष्टाचार की जांच करता है और उनको जो एक मतलब सज़ा तक पहुंचाता है। लोकपाल उनकी मुख्यतः उनकी जांच ही करता है कि उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया, क्या किया। इस पर लगाम मतलब अफसरशाही पर लगाम लगाने के लिए जो है उनके भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने लोकपाल का गठन किया गया। इसकी बात उठी थी सर्वप्रथम 1971 में विधेयक प्रस्तुत किया गया था, लोकपाल विधेयक, लेकिन ये 59 सालों बाद 2019 में इसकी स्थापना हो पाई, मतलब इसका गठन हो पाया लोकपाल का। और लोकपाल का जो गठन हुआ उसमें जो है जो मुख्य लोकपाल जो मतलब मुख्य लोकपाल संस्था में जो लोकपाल गठित किए गए, उनका पहले जो लोकपाल बने उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। ये प्रश्न पूछा सकता है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष होता है, अधिकतम 70 वर्ष तक रह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं। और जो लोकपाल में कितने लोग रखे गए हैं, 8 लोगों की कमेटी बनी है, मतलब एक मुख्य लोकपाल है, उसमें 8 सदस्य हैं। मुख्य क्या लोकपाल है एक, और उनके 8 सदस्य सहायक में हैं, वो 4 सदस्य न्यायिक हैं पद से हैं, न्यायिक पद हैं 4 के, और 4 गैर न्यायिक पद से हैं, ठीक। तो 8 सदस्य मतलब कुल 9 लोगों की समिति है एक प्रकार से, वो लोकपाल है। फिर और अच्छा, इसमें जो है किन अधिकारियों की, लगभग सभी अधिकारियों की जांच की जा सकती है। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। प्रधानमंत्री भी भ्रष्टाचार करते हैं तो लोकपाल के वो दायरे में आते हैं, ठीक। फिर जो है लोकपाल की हमने बात कर ली। स्थापना 2019 में हुई। स्थापना 2019, पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष भी कह देते हैं, पीसी घोष, ठीक, पीसी घोष भी कह सकते हो। और नियुक्त कौन करता है, नियुक्त राष्ट्रपति। और ये समय 5 वर्ष, इनका कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष या 70 वर्ष, ठीक। ये हो गया लोकपाल संबंधित बात। इसमें कुल 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य, 4 + 4 मतलब 4 न्यायिक हैं और 4 गैर न्यायिक पद हैं। अब लोकायुक्त जो पूछा गया प्रश्न है, भारत में सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना कहाँ हुई, सबसे पहली लोकायुक्त संस्था की स्थापना, पहली लोकायुक्त संस्था की स्थापना महाराष्ट्र में होती है। ये प्रश्न आ चुका है, महाराष्ट्र 1973 में। हर राज्य में जैसे लोकपाल काम केंद्र स्तर पर करता है, ऐसे लोकायुक्त राज्य स्तर पर करता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में करंट हो सकता है इस समय उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त वर्तमान में कौन चल रहे हैं। नाम किसी दूसरे का दिया था लेकिन उसको अस्वीकार, शायद नाम वीरेंद्र सिंह का दिया गया था इसमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसमें सलाह जरूरी होती है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो इसकी किसकी सलाह पे, कोर्ट की सलाह पे, सुप्रीम कोर्ट की सलाह लगती है, ठीक है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस नाम को खारिज कर दिया, उत्तर प्रदेश का जिन्हें नाम दिया, उत्तर प्रदेश ने जिनका नाम दिया था। अब जो इस समय वर्तमान में कौन है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है, संजय मिश्रा है, संजय मिश्रा है। कई बार प्रश्न आया है कि लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है, लोग 5 वर्ष लगा देते हैं, 6 वर्ष लगा देते हैं, ये कोई नहीं है। लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष का होता है, ये भी देख लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा चुका है इस प्रकार 8 वर्ष का कार्यकाल होता है जो लोकायुक्त का। अब इनका जरूरी नहीं है रिटायर होने वाले होंगे तो ये रिटायर हो जाएंगे, लेकिन जो 8 वर्ष इनका होगा समय पीरियड, तो मतलब अधिकतम एज से पहले हो कार्यकाल तो कितने वर्ष रहेंगे, 8 वर्ष। तो लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष और लोकपाल का जो है 5 वर्ष। इस प्रकार हमने जो लेक्चर था पूरा समाप्त किया। हम लोगों ने पूरी न्यायपालिका को विधिवत तरीके से पढ़ लिया, सभी आयोगों पर चर्चा कर ली। अब जो है एक ही टॉपिक भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था में व्यवस्था है, आयोग, जो विभिन्न आयोग हैं उन पर चर्चा कर लेंगे। हमारी पूरी भारतीय राजनीति व्यवस्था और भारतीय संविधान समाप्त हो जाएगा। फिर साइंस को उठाएंगे, साइंस को विधिवत तरीके से समाप्त करेंगे। और 3 से 4 ही 5 घंटे की है पूरी न्यायपालिका, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए पूरा फिनिश।
अब उसके बाद साइंस उठाएंगे, फिर इकोनॉमी। इस प्रकार हमारी पूरी जो जीएस की श्रृंखला तैयार हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।